मोदी 12 साल से सत्ता में है। वह कहीं चूकने लगे हैं। 8 लेन सड़कें बनाना, पुल बनाना, एयरपोर्ट बनाना, भाजपा को जिताऊ मशीन बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने में तो मोदी आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन युवा मामले, भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोर्चे पर बुरी तरह विफल साबित होते दिख रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन युवाओं के मामले में हम पिछले 6 महीने का मोदी सरकार का रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि जनवरी में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लाकर उसने बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया था। इसमें एससी एसटी छात्रों के वर्ग के साथ ओबीसी को भी शामिल कर अगड़ी जातियों के छात्रों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया था। वह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। लेकिन नीट और सीबीएसई आंसर सीट स्कैनिंग मामले में जो मोदी ब्रांड पर दाग लगा है, उसकी भरपाई होना फिलहाल संभव दिखाई नहीं देता है। नीट परीक्षा में करीब 23 लाख और सीबीएसई 12वीं में 18 लाख बच्चे बैठे हैं। इस हिसाब से देखें तो इससे 1.5 करोड़ परिवार, या यूं कह लीजिए कि 1.5 करोड़ वोटर सीधे प्रभावित होते दिखाई देते हैं। और सोशल मीडिया के इस जमाने में तो इसका सीधा असर 10 से 20 करोड़ मिडिल क्लास आबादी पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हर चुनाव जीतने वाली बीजेपी मशीन भले ही इसको हल्के में ले रही हो, क्योंकि उसका मानना है कि चुनाव तो उसके बूथ मॉडल, पन्ना प्रमुख मॉडल से जीते जाते हैं, कुछ दिन मीडिया में रहने वाली खबरों से नहीं। क्योंकि उसका ही नहीं, हम सबका भी यही मानना है कि हमारी याददाश्त बहुत ही छोटी होती है। आम जनता के दिमाग में कब और कौन सी खबर कैसे डालनी है, यह भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। देश की करीब 3.25 लाख पंचायतों से लेकर लोकसभा की 543 सीटों के परिसीमन का फॉर्मूला भी उसके पास है। महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन कहीं नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे तीर हैं जो भाजपा के तरकश में हैं। चलिए अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। इलेक्टोरल बॉन्ड, राफेल एयरक्राफ्ट डील, हिंडनमन रिपोर्ट, अडानी और भ्रष्ट दागी नेताओं को धोने वाली वॉशिंग मशीन जैसे भ्रष्टाचार के कई आरोप भाजपा पर लगे। लेकिन उसने राज्य दर राज्य चुनाव जीतकर इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन राम मंदिर के दान की चोरी का जो कलंक भाजपा पर लगा है, वह उसे मिटा नहीं पाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित है। लेकिन चिंता करने से क्या होगा? विरोधियों को तो बैठे बिठाए मौका मिल ही गया है। अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिस शक्ति के दम पर आदमी या संगठन ऊंचाई हासिल करता है, अगर वो उसकी सार संभाल सही से नहीं कर पाता है तो वही शक्ति उसका विनाश का कारण बनती है। जनता के पास विकल्प भी तो नहीं है। कांग्रेस ने कभी श्री राम को भगवान माना ही नहीं। राम सेतु मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर श्री राम जी को काल्पनिक चरित्र बता चुकी है। और मुस्लिम प्रेम में डूबी हुई और कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत झटका भारतीय जनता पार्टी को दे दे, लेकिन विकल्प होने से बहुसंख्यक हिंदूवादी वोटों के पास भाजपा की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल यह आता है कि इन सब का उपाय क्या है। उत्तर प्रदेश के लिए अभी भाजपा के पास 7 से 8 महीने का समय है। सबसे पहले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाएं। दूसरा, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल रोजाना सुनवाई कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला जेल में ठूसें। तीसरा, राम मंदिर दान प्रबंधन को दुरुस्त, सुचारू और लीक प्रूफ बना सनातन श्राइन बोर्ड बना का गठन कर उसे केंद्र के अधीन किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, आखिर में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जनता के सामने आकर नतमस्तक होकर स्वीकार करें कि हाँ, उनसे गलती हो गई है। तो कुछ हद तक जनता के दिलों पर मरहम लगाया जा सकता है। लेकिन जो ठेस उनके मन पर लगी है, उसकी कसक लंबे समय तक बनी रहेगी। मोदी, संघ और भाजपा को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इस देश में सत्ता भले ही कैसे भी आती हो, लेकिन जाति अक्सर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही है। 1984 में 414 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ आई राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स तोप घोटाले में जाती रही। सीडब्ल्यूजी, सीएजी, कोयला घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के अनगिनत मुद्दों पर
मोदी ने मनमोहन सरकार को 2014 में पटकनी दी थी। तो यह बात संघ, भाजपा और मोदी की इन त्रिमूर्तियों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इस बार भ्रष्टाचार धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ है, और वह भी भगवान श्री राम के नाम के साथ।